हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज़ सुबह आपको हर बार की तरह टेलीग्राम पे टॉपिक दे देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने आज ऐसे ये लिख लिया होगा शाम तक। तो आप जिन लोगों को नहीं पता है कि टॉपिक कहाँ आ रहा है वो स्टडी फंडा वो सॉरी टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे स्टडी फंडा सर्च करिए। अब स्टडी फंडा सर्च करने के बाद आपको वहाँ 24K+ वाला एक चैनल मिलेगा, वही स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे रोज सुबह आपको एक टॉपिक मिलता है जिसपे आपको शाम तक ऐसे लिखना होता है, क्योंकि जब आप सुबह टॉपिक देख के शाम तक लिख लेते हैं तो वो ऐसे आपके हाथ पे आ जाता है, आपको अपनी गलतियां क्या आप सही कर रहे हो वो थोड़ा पता चल जाता है। और इस आज इस टॉपिक के साथ साथ हम थोड़ा ऐसे के फॉर्मेट पे भी बात करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे कि सर सब हेडिंग्स लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, ये करना कि चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक बार मैं टॉपिक डिस्कस कर लूँ, फिर एंड में इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ नहीं है, जितने भी पर्सनल लॉज हैं उनको हटा के कॉमन लॉ लाने की बात कही गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्पिरिट क्या है? आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं। दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हो गया हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इसमें आप एक रीसेंट कंटेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो कि ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट है, उसने एक कमेटी बनाई है कि यूसीसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं स्टेट में। रीसेंट कंटेक्स्ट भी आप ऐड कर दोगे तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अब एडवांटेजेस क्या है अगर हम यूसीसी लाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले इक्वालिटी आ जाएगी। अब आप देखिए कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है। ये सबको इक्वल इक्वल मानता है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन के बेसिस पे ये कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देता है। बट पर्सनल लॉज में क्या है? इक्वालिटी नहीं है। हिंदू पर्सनल लॉज अलग तरीके से बने गए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज अलग तरीके से बनाए गए हैं। तो इंडिया एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है, और सेक्युलरिज्म में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक कॉमन सिविल और पर्सनल लॉ लाएं जो सबके लिए इक्वल हो, चाहे उसकी जाति कोई हो, क्लास कोई हो, कास्ट और जेंडर। तो इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से यूसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि सरकार को लेना चाहिए। अब हमारा सबसे मेन पॉइंट जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि आपको पता है पर्सनल लॉस, चाहे किसी रिलीजन के हो, मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि डेरोगेटरी हैं औरतों के लिए। मतलब एक नोशन पे बनाए गए हैं कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो थोड़े पेट्रियार्कल है नेचर में। उसमें आदमियों को ऊपर स्टेटस दिया गया है, वुमेन को लोअर स्टेटस दिया गया है। तो इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इन सबको एलिमिनेट करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आया जाए, जो कि औरतों पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो उनको डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ रहे हैं सोसाइटी में, वो खत्म हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सोसाइटल रिफॉर्म्स। जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज हैं वो भाई 100 साल पहले बने थे, आज के मॉडर्न टाइम में वो रेलेवेंट है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा ना। तो वो और जो पेट्रियार्कल नोशन है इनका, उनको भी हमें वीड आउट करना पड़ेगा ताकि ये रेलेवेंट बन जाए। जितने भी पर्सनल लॉज हैं या जो भी पर्सनल लॉज को एडमिनिस्टर करते हैं, वो आज के टाइम पे रेलेवेंट रहें। इसके लिए एक जरूरत है हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, जो कि ड्यू है काफी टाइम से। तो सोसाइटल रिफॉर्म्स के भी पर्सपेक्टिव से कि समाज में थोड़ा बदलाव आए, समाज थोड़ा मॉडर्निस्टिक की तरफ जाए, ना कि ओल्ड मेडिवियल एज की तरफ। इसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीगल मैटर्स। आपको पता है पर्सनल लॉज हर रिलीजन के अलग होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीगल प्रोसेस होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल दूं। जैसे कि मुस्लिम्स में एक उनके जो पर्सनल लॉ के हिसाब से, जब एक लड़की प्यूबर्टी अटेन कर लेती है, शी इज एलिजिबल फॉर मैरिज। वो अराउंड 14 या 15 के है। बट चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, वो 18 साल से कम लड़कियों को शादी करने से मना करता है। अब ये देखिए, अब ये लीगल मैटर कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया? तो इसके लिए हमें जरूरत है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं जो सभी रिलीजन के लिए एटलीस्ट शादी की एज या जो यूनिफॉर्म एस्पेक्ट है उनको इक्वल कर दे। राष्ट्रीय नेशनल इंटीग्रेशन। अब देखिए, हर कोई रिलीजन में किसी के पास कुछ एडवांटेज है, रिलीजन के बेसिस पे किसी के पास कुछ एडवांटेज है। तो ये क्या होता है, एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर लेके आ जाता है, और नेशनल इंटीग्रेशन में एक मेजर हर्डल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मुस्लिम्स में है, उनमें 4 मैरिजेस का प्रोविजंस है।
हिंदूज में है, उनके में अलग कुछ एडवांटेजेस हैं। तो ये सब क्या चीज क्या करती है, नेशनल इंटीग्रेशन में रुकावट पैदा करती है कि भाई हर कोई अपनी आइडेंटिटी रिलीजन में ट्रेस कर रहा है। अगर हम एक सेक्युलर लॉ लेके आ जाएं, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हर कोई अपनी आइडेंटिटी संविधान से ट्रेस करेगा, ना कि रिलीजन से। तो नेशनल इंटीग्रेशन के भी पर्सपेक्टिव से यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गए हमारे, हमने क्यों लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हमने डिस्कस कर लिया, व्हाई यूसीसी इज द नीड ऑफ द आवर। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई ऐसे ना, मतलब थीसिस और एंटी थीसिस दो चीजें आपको हर ऐसे में देनी ही देनी है। अगर आप ये दो चीजें दोगे तो आपका ऐसे बहुत अच्छा होगा। तो हमने अब थीसिस दी, अब हम देंगे एंटी थीसिस। चैलेंजेस क्या है, इतने सारे पर्सनल और कस्टमरी प्रैक्टिस है, इनको इनका कोडिफिकेशन ही बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इनका कोडिफिकेशन, इनको एक कॉमन लॉ में लाना, सबके कंसर्न सुनना, तो बहुत ही डिफिकल्ट है अचीव करने के लिए। हमारा पहला चैलेंज। दूसरा है, कई लोगों के हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्ट्राडिक्शन में है फंडामेंटल राइट्स के साथ। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल 25 जो आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए, और आर्टिकल 26 जो आपको फ्रीडम देता है रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने के लिए। आप खुद सोचिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके साथ कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है। हमारा तीसरा चैलेंज, पॉलिटिकल विल पावर। जैसे कि आपको पता है, इंडिया में पॉलिटिक्स अगर मैं नाम दूं तो इंडिया की पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मंडल कमंडल। मंडल मतलब कास्ट पॉलिटिक्स, कमंडल मतलब रिलीजियस पॉलिटिक्स। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो इतना बड़ा पॉलिटिकल फॉल आउट झेलेगी, हर रिलीजन के जो क्रिटिसिज्म है उसको झेलेगी। मतलब कई बार ऐसा भी कहा जाता है यूसीसी लाने वाली सरकार हार सकती है अगले इलेक्शन में, क्योंकि रिलीजन इंडिया में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। तो इसलिए पॉलिटिकल विल पावर की भी कमी है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक नहीं आ पाए, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्शंस दी है। हमारा अगला पॉइंट, भारत किसके लिए जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब एक यूनिफॉर्म लॉ आ गया तो वो जो बेसिक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है ना, हर एक धर्म के, हर एक कल्चर के, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब जो हमारी ब्यूटी है इंडिया की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, कि घाट घाट पे पानी बदले, कोस कोस पे वाणी। अगर आप एक यूनिफॉर्म लॉ ला दोगे तो भाई ये जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है या ब्यूटी ऑफ इंडिया, ये थ्रेटन हो सकती है। ये भी एक एस्पेक्ट है यूसीसी का। तो हमें करना क्या चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पन्नालाल बंसीलाल पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिजायरेबल है, बिल्कुल आना चाहिए, बट एक बार में नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार में आ गया तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। मतलब यूनिटी, जो हमारी भारत की अखंडता है, उसको बहुत तेज आहत हो सकती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई धीरे धीरे प्रोग्रेसिव चेंज लाओ, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, एकदम से यूसीसी इंप्लीमेंट ना करो। दूसरा, अब हमें अवेयरनेस जनरेशन की जरूरत है, ताकि जो करंट पर्सनल लॉ है पहले हम उसमें रिफॉर्म लाए। जब हम करंट पर्सनल लॉज में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्म्स लाएंगे तो ये जमीन तैयार कर देगा यूसीसी के लिए। समझ गए। और सबसे बड़ी बात, जब यूसीसी बन रहा हो तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो हिंदू सहंत हो, मुस्लिम्स के जो रिलीजियस हेड्स हो, क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, सबको साथ में बैठाइए, सबके कंसर्न सुनिए, और जितना ज्यादा इंक्लूसिव यूसीसी होगा ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही अच्छा होगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल के आता है, हाँ यूसीसी बिल्कुल लाना चाहिए, बट ग्रेजुअल चेंजेस के साथ। जैसा कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि हमारा फोकस जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं औरतों के अगेंस्ट, उसको खत्म करने पे होना चाहिए, ना कि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी लाने पे। बट जब तक ये नहीं हो जाता, तो बेटर कोर्स यही है, हम छोटे छोटे रिफॉर्म्स लगाएं, जैसा कि मैंने आपको कहा था। और कुछ इनहेरेंट रैशनैलिटी है, जैसे हमने अभी ट्रिपल तलाक को बैन किया था, ये कुछ इनहेरेंट रैशनैलिटी है कुछ पर्सनल लॉज में, उनको सूटेबल बनाओ मॉडर्न टाइम्स के। मतलब पर्सनल लॉज को मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से इंडिविजुअली केस टू केस बेसिस पे आप रिफॉर्म करो। अगर आप जैसे ये करते जाओगे तो आपकी जो जमीन है वो तैयार हो जाएगी यूसीसी के लिए। जब आप पर्सनल लॉज को ऑटोमेटिकली मॉडर्न टाइम से रेलेवेंट बना दोगे, तो यूसीसी में ज्यादा कुछ बचेगा नहीं फिर करने को, फिर बस एक इंटीग्रेशन ही है जो बचेगा, और उसको नाम देना हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आई थॉट आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप उसको लिख रहे हो, क्योंकि बिना लिखे सर कुछ नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, आज हम थोड़ा फॉर्मेट उस पर देख लेते हैं। तो देखिए, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो 50 to 60 वर्ड्स में हो जाना चाहिए ऐसे ही। मैं आपको जो, आप इंट्रोडक्शन कभी मत लिखिए, कंक्लूजन कभी मत लिखिए। लिखिए बीच के जो भी है ये जरूर लिखिए, ये सब हेडिंग। ये क्या करती है, ये जो एग्जामिनर है ना, उसको आसान कर देता है आप क्या बताना चाहते हो समझने में।
जैसे कि आपने हेडिंग दे दी तो उसे पता है, उसके दिमाग में आ गया हाँ कि एडवांटेजेस बता रहा है, तो उसे कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। और जितना एग्जामिनर को आसानी होती है ना आपके ऐसे को समझने में, उतने ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द नीड ऑफ द आवर आपका टॉपिक आया, एक इंट्रोडक्शन दीजिए प्यारा सा, रीसेंट कंटेक्स्ट एक फुल स्टॉप के बाद उसमें दे दीजिए, फिर पॉइंट्स पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं, कंजक्शंस यूज करने हैं, ताकि एक फ्लो बना रहे। ऐसे में ध्यान रखिएगा, फ्लो बहुत जरूरी है। इस इंट्रोडक्शन के बाद एक ये सब हेडिंग दीजिए एडवांटेजेस, उसके बाद आ जाइए फ्लो पे, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, या फिर आप लेकिन ध्यान रखिए हमेशा स्मॉल पैराज में लिखना। अगर आप लॉन्ग पैराज में लिखते हो ना, तो एग्जामिनर बहुत परेशान हो जाता है कि भाई कहाँ कौन सा पॉइंट डिस्टिंग्विशिंग हो रहा है, और आपने जो इतनी मेहनत की है वो उसको दिखती नहीं है, उसे वो दिखती नहीं है तो फिर वो मार्क्स भी नहीं देगा, सिंपल सी बात है। तो हमेशा या तो कंजंक्शंस यूज करिए, या ऐसे दे दीजिए इक्वालिटी, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर फुल स्टॉप, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि फर्स्टली सेकेंडली यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब जैसी फिर अगली हेडिंग दे दी हमने, चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटिंग द यूसीसी, ऐसे आपने ये पूरा जैसे मैंने लिख के बताया वैसे आपने बता दिया। और इन सबको ना अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने, अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिलीज डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इन मेजर पॉइंट्स को आप अंडरलाइन जरूर करिए, नेशनल इंटीग्रेशन को, सिंप्लीफाइंग लीगल मैटर्स को, तो उसे पता चल जाएगा हाँ ये इस पॉइंट पे बात कर रहा है, और इसके ऐसे में एक फ्लो है। तो ये हो गई हमारी बात कि हमें ऐसे का फ्लो कैसे मेंटेन करना है, कैसे लिखना है। अब हम आ जाते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो सेम वे फॉरवर्ड पे एक डालिए अपना, यहाँ पे इनको अंडरलाइन करिए जो इसके मेजर पॉइंट्स हैं, जो आप इस पॉइंट से दिखाना चाहते हो। कंजंक्शंस यूज करिए कनेक्टिंग वर्ड्स के लिए, कंक्लूजन कभी नहीं लिखना है। बस एक लास्ट में ये आप कंक्लूजन ऐसे डायरेक्टली लिख दीजिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा वो अपने आप, मतलब 50 to 60 वर्ड्स में एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ऐसे का, ये बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से, मैंने तो ऐसे ही लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एज एन एग्जामिनर भी जब आप इस फॉर्मेट पे चेक करते हो ना, तो आपको पता है कि बच्चे ने क्या लिखा है। आप खुद सोचिए, एग्जामिनर के पास 100 कॉपीज है, वो आपकी कॉपी पे मुश्किल से, मतलब 10 मिनट देगा, 10 मिनट भी बहुत बेयरली देगा, उसे बहुत कॉपीज चेक करनी है। आपको क्या करना है, ऐसे लिखते वक्त इतना करना है कि आप एग्जामिनर का काम आसान कर दो, उसे पता चल जाए आपका इंट्रोडक्शन कहाँ है, ये आपने दे दिया, आपने एडवांटेजेस, आप जो बता रहे हो उसकी एक सब हेडिंग दे दो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कभी भी ध्यान देना, कोई भी पैरा के पहले उसके ऊपर एक सब हेडिंग, छोटी सी सब हेडिंग होती है, उसी टाइप में आप भी सब हेडिंग दीजिए। बस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं लिखना है, बाकी सारी ये सब हेडिंग्स आप दे सकते हो। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसा ऐसे लिखना चाहते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।